ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर इंतखाबी जंग। इंतखाबी जंग दरअसल बिहार को लेकर है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और इन 243 में से पहले मरहले में 71 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 28 अक्टूबर को आज दूसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। आज कुल 17 जिलों के कुल जो सीटें हैं वो 94 हैं। 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो यानी 71 सीटें और 94 सीटें, इन दोनों को अगर हम मिला लें तो 165 की तादाद बनती है। मतलब साफ है कि क्या 243 कुल सीटों में से 165 पर वोटिंग हो चुकी है। तो क्या यह समझा जाए कि जो कोई भी इत्तेहाद या जो कोई भी गठबंधन इस बात के दावे कर रहा है कि उन्हें दोनों मरहलों में जबरदस्त वोटिंग मिली है, यानी मिल रही है, दूसरा मरहला चूंकि भी चल ही रहा है, तो क्या यह समझा जाए कि वाकई ये जो दूसरा मरहला है बहुत डिसाइसिव है, या फिर ये कि दोनों के लिए अभी फाइनल मरहले का ही इंतजार करना होगा। क्या इंटरनल रिपोर्ट्स मिल रही हैं पार्टियों को और हमारे नुमाइंदे क्या बता पा रहे हैं कि कितने जोशो खरोश के साथ वोटिंग हो रही है। एक बात याद रखना है हम सबको कि ये कोरोना के दौर में किसी भी रियासत में होने वाला ये पहला इंतखाब है जो कि पूरे तौर पर, यानी कुल्ली पूरे तौर पर बिहार में इंतखाब हो रहा है। बिहार में असेंबली इंतखाबात पूरे के पूरे कोरोना के दौर में हो रहे हैं आज की तारीख में ही, लेकिन दीगर रियासतों में भी इंतखाबात हो रहे हैं। वो बाई इलेक्शंस हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 28 असेंबली सीटों पर मध्य प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं। 8 असेंबली सीटों पर गुजरात में वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात में दरअसल राज्यसभा इलेक्शन के दौरान कांग्रेस के 8 एमएलएज ने रिजाइन किया था, जिसकी वजह से वहां ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। और इन 8 में से तमाम के तमाम लोग बीजेपी में चले गए थे। 8 में से 5 वही उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार बीजेपी ने बदले हैं और कांग्रेस ने फिर से अपने उम्मीदवार दिए हैं। तो गुजरात में 8 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। इसी तरह झारखंड में 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। कर्नाटक में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं और भी कई रियासत, मणिपुर में भी हो रहे हैं और तेलंगाना में 1 सीट पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, वोटिंग हो रही है। लेकिन सबसे जरूरी, सबसे अहम बात यह है कि कोरोना के इस दौर में जहां पर, जैसा हमने अभी लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे, दिल्ली में फिर से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के कई राउंड हो रहे हैं। इसी तरह से और इन्हीं माहौल के बीच बिहार में भी आवाम बहुत रिस्क लेकर के रैलियों में भी जा रही है। आपने देखा होगा, चाहे वो किसी की भी रैली हो, बहुत कम ही रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सका है। और वोटिंग, जहां तक वोटिंग की बात है, कई बूथों से ऐसी खबरें मिली हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। ज्यादातर शहरी इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, लेकिन देही इलाकों में इस पे काफी असर देखा जा रहा है। शहरी इलाकों में चूंकि हर एक बूथ में कोविड के चलते जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने तय की थी उसके मुताबिक एक पोलिंग बूथ पर 1000 से ज्यादा वोट नहीं होंगे। बहरहाल दूसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन कौन से मुद्दे बिहार में खास तौर से हावी रहे और क्या इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लोग अपना मन बना रहे हैं वोटिंग का, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जिनका वहां के मकामी मसाइल से कोई लेना देना नहीं है, जिनका वहां के स्थानीय समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, क्या उन मुद्दों के आसपास वोटिंग हो रही है या फिर ज्यादातर वोटिंग जो मकामी मसाइल है वहां के बिहार के उस पर हो रही है। इस पे यह मुनहसिर करता है कि कौन सी पार्टी या कौन सा इत्तेहाद मतलब अलायंस इसमें कामयाब होगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। अनवर हुसैन आरजेडी के लीडर हैं और अजफर शम्सी बीजेपी से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और अमित सिंह हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक एक करके उनसे बात करेंगे। अनवर हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि दूसरे मरहले का ये को लेके ये वोटिंग चल रही है, तो अनवर हुसैन आरजेडी के लीडर के नाते आपके लिए ये मरहला, ये फेज कितना अहम है? चूंकि दोनों मरहलों के अगर हम सीटों को मिला दें तो 165 सीटें हो जाती हैं। 122 165 में से हासिल करना आसान होता है किसी भी इत्तेहाद के लिए अगर उसे आवाम पसंद कर रही हो। अनवर साहब, हम इन 2 मरहलों में मेजोरिटी हासिल कर चुके होंगे।
पहला मरहला हो या दूसरा मरहला हो या तीसरा मरहला हो, आरजेडी हर जगह लीड कर रही है। जी, तो आरजेडी लीड कर रही है और आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सब लीड कर रही हैं, मतलब महागठबंधन लीड कर रहा है, जाहिर सब मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। किस बुनियाद पर आप ये बात कह पा रहे हैं? हमारी मीटिंगों में लोगों की भीड़, पोलिंग बूथ पे लोगों की भीड़, उनका जोश, उनका उत्साह बता रहा है। अब वो जो कुछ बोल रहे हैं ये दर्शा रहा है कि वो किसको वोट दे रहे हैं। तो रैलियों की भीड़ और पोलिंग बूथ पर भीड़ को आप ये समझ रहे हैं कि वो आपके लिए है? नहीं, ये तो क्लियर है। वो भीड़ किसके लिए जमा हो रही है? वो तेजस्वी यादव का आप बोलते हैं बच्चा है, आप कहते हैं 9th फेल है, आप कहते हैं कि फला है, करप्ट है, करोड़ों के, उसके बाद भी इतनी जनता उसको देखने के लिए आ रही, तो क्यों आ रही है? आपकी नेताओं को देखने के लिए जनता क्यों नहीं आती है? भाई पावर में आप है 15 साल से, पावर का सारा स्ट्रक्चर आपके पास है, कंट्रोल आपके पास है, आपके और भाजपा के पास है। आखिर आपकी पार्टियों में वो भीड़ क्यों नहीं आ रही है? जबकि आप लोगों को शराब के पहुंच भी देते हैं, पैसे भी पकड़ाते हैं कि चलो हमारे भीड़ में, आप लोग कह भी जाते हैं भीड़ वाले के हमें 500 रुपये देके लाया गया है, उसके बावजूद भी आपके यहाँ भीड़ नजर नहीं आ रही है। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, किसी बिहार के किसी हिस्से में महागठबंधन के जो लीडर्स बढ़े जा रहे हैं उनकी आप जरा भीड़ देख लीजिए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। एक चीज फिर यह कि आपके जो अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं और दूसरे नेटवर्क्स के भी जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो जा रहे हैं लोगों से जो बात कर रहे हैं, उसमें आप पब्लिक रिएक्शन देख लीजिए। ये पहली बार बिहार में, मेरे अपने होश में पहली बार ये हो रहा है कि बिहार के इलेक्शन जो है जातिवाद से उठ रहा है। हाँ, भाजपा लगी हुई है इस पूरी कोशिश में कि इस इलेक्शन को फिर जातिवाद की तरफ पलटा जाए, जंगल राज के नाम पे, नरसिंहार के नाम पे, अपर कास्ट को डरा के ये चाह रहे हैं कि फिर जो है वोट को एक तरफ कास्ट लाइन पर लाया जाए और फिर धर्म कुछ बातें करके ये कहीं पोलराइज भी करें इलेक्शन को। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारी पार्टी बहुत संभल के चल रही है, उन्हीं मुद्दों को उठा रही है जो मुद्दे सबके मुद्दे हैं, सारी जनता के मुद्दे हैं, प्रदेश के मुद्दे हैं, गरीब लोगों के मुद्दे हैं, हर जाति का जो मुद्दा है। इसीलिए हमारी पार्टी की तरफ हर जाति इसमें टाट हो रही है। हमारा टिकट आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, उसके अंदर भी आपको हर जाति का रिप्रेजेंटेशन नजर आएगा, ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन नजर आएगा। ठीक है, अजफर शमसी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। अजफर शमसी साहब, अनवर हुसैन का ये दावा है कि उनकी पार्टियों या उनके अलायंस की रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है और बूथों पर जो भीड़ है वो ऐसा लगता है अनवर हुसैन को कि ये आरजेडी या अजीम इत्तेहाद के फेवर में है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा, टोका टाकी बीच में मत कीजिएगा। वो जो बोले हैं उनका मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो देखिए, आप मेरी जिम्मेदारी मुझे ना सिखाएं अजफर साहब, प्लीज। ये अच्छी बात नहीं है। आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, आप बोलिए। उनकी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक फैमिली की पार्टी है, इससे ज्यादा वो आगे सोच नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अवाम की बात की तो इनका समीकरण एम और वाई था। अब जब इनका ये एम और वाई समीकरण ध्वस्त हो गया तो अब ये A to Z की बात कर रहे हैं कि मैं अरे यही वो लोग हैं जो भूरा बाल साफ करने की बात करते थे, आज बोल रहे हैं मैं फॉरवर्ड की बात करता हूं। अरे भैया, फॉरवर्ड को भी आरक्षण देने का काम, गरीब आरक्षण देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। तो ये तो भूरा बाल साफ करने वाले लोग हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कास्ट को ये क्या बोलेंगे कि मैं अवाम का हूं। अरे साहब, आप एक घेटो मेंटालिटी से ऊपर जा ही नहीं सकते। अपने परिवार और जो होटवार जेल में आपके वालिदैन बैठे हुए हैं वो उनसे ज्यादा जा नहीं सकते। आप हैं, तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, मीसा जी हैं। क्यों नहीं आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जब आपकी सरकार आई थी? आप इतने बड़े मुसलमान के हितैषी हैं। अरे आपने माइनॉरिटी का एक्सप्लॉइटेशन वोट बैंक के रूप में किया है, उनका इस्तेहसाल किया है, उनका शोषण किया है, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया है, सामाजिक तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर, हर ढंग से आपने 15 साल में केवल और केवल उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। जब सबके विश्वास की बात करते हैं तो आज गरीबों के यहाँ अगर एलपीजी गया है तो आप देखेंगे 25% से ज्यादा माइनॉरिटीज कम्युनिटीज की महिलाओं के यहाँ वो गया है।
अगर आप एजुकेशन में देखेंगे, चाहे वो तालीमी मरकज हो या कोई भी एजुकेशन हो, उसमें किस तरह से उनका ग्राफ बढ़ा है। आप देखेंगे कि जिस तरह से एट ए ग्लांस जो मुस्लिम सारी कंट्रीज में बंद था, ट्रिपल तलाक एट ए ग्लांस, जब इंडिया के अंदर हमारे वजीर आजम ने किया तो यूथ सेक्शन में मुस्लिम महिलाओं में इसका जबरदस्त जो है समर्थन प्राप्त हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी बुनियाद एक परिवार और आपके शहजादे उससे बाहर नहीं निकल सकते। आप ब्रेड एंड बटर खाने वाले लोग हैं, आप व्हाइट कलर लोग हैं, आप ब्लू कलर के बारे में क्या जानिएगा, आप पसमानदा के बारे में क्या जानिएगा। अरे पसमानदा को भी इज्जत देने का काम बिहार में पसमानदा मुसलमानों को नीतीश कुमार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने सिर्फ ये किया है कि उनसे उनको कंधे पर रह करके आपने हुकूमत की है, शासन प्रशासन सत्ता में आपने अक़लियतों को भागीदारी नहीं दी है। और आज बिहार की अवाम ने इन 15 सालों के अंदर देखा है कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हुआ, मदरसों का कंप्यूटराइजेशन हुआ, सारी कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, वक्फ जायदाद जो इनके जमाने में लूट मचा हुआ था, सारी चीजें बेहतर हुई हैं। ये क्या बोलेंगे? ये नहीं बोल सकते हैं। जितने कॉम्युनल राइट्स होते थे आरजेडी और कांग्रेस के जमाने में, आज फिरका वाराना फसादात नहीं हो रहे हैं। आज अच्छी स्थिति बनी हुई है। एक जमाना था कांग्रेस और राजद वाले कि केवल डरा करके फिरका वाराना फसाद को मुसलमान को दबाना का काम करते थे। आज डेवलपमेंट में अक़लियत तबका शरीक हुआ है, डेवलपमेंट को वो देख रहा है, वो तालीमी तौर पर देख रहा है, सियासी तौर पर देख रहा है, माशी तौर पर देख रहा है। हर सेक्शन में चाहे वो आप देख लें, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, सब सेक्शन में हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ठीक है अजफर साहब, आपको मौका मिला, मैं फिर से आपके इन तमाम पॉइंट्स पे अनवर साहब से जवाब लेना चाहूंगा इख्तिसार के साथ, फिर मुझे जाना है अमित जी के पास। अनवर साहब, आपको कुछ कहना है इस बारे में? ये बार बार फैमिली का हवाला देते हैं। इनके जो बड़े लीडर हैं ऊपर और इनके जो छोटे लीडर हैं स्टेट में, इनके पास फैमिली है ही नहीं है। तो ये फैमिली का हवाला क्यों? इन लोगों ने तो अपनी फैमिली छोड़ रखी है। इनके प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी की पत्नी को छेड़ रखा है। ये किस बात मोरालिटी की बात करते हैं? और ये जो माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, मैं अभी इस इशू में नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस है इलेक्शन को कॉमनली पोलराइज करने की। हम इस पे बिलीव करते हैं। देखिए, अभी आपने कहा था कि टोका टाकी मत कीजिएगा अजफर साहब, अपनी बारी आती है। अभी आपने कहा था अजफर साहब, कितना अच्छा लगता है कहना और उस पर अमल करना। परिवार से बाहर अभी आपने कहा टोका टाकी मत कीजिएगा। जब आप कह रहे थे अनवर साहब खामोश थे, अनवर साहब कह रहे थे आप खामोश थे, अब उनको जवाब देने दीजिए। अनवर साहब बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस वक्त ये पार्टियां बौखलाई हुई हैं, इनको अपनी हार का यकीन है, खुद आ चुका है, इसलिए नए नए एजेंडे लेके आ रहे हैं, नई नई बातें लेके आ रहे हैं, नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, जमीन पर जमीनी हकीकत क्या है वो भी तो बताएं। ये जो कुछ डाटा जो कागजों पर ये दिखा रहे हैं वो हकीकत से कोसों दूर है। जितना सप्रेस माइनॉरिटीज पिछले 6 साल में अपने आप को फील कर रही है और टोटली क्या नाम है साइडलाइन फील कर रही है, उतना इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अब वो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को इतना कुछ मिल रहा है। मैं माइनॉरिटीज की बात अभी लाना ही नहीं चाहता। इसकी वजह है कि पहली बार बिहार में इलेक्शन जो है जाति और कम्युनलिज्म के ऊपर नहीं हो रहा है। कम्युनल डिवाइड यहां नहीं है, जाति डिवाइड यहां नहीं है। इलेक्शन को इसी तरह बराए मेहरबानी चलने दीजिए। ठीक है, आखिर दिन तक कोशिश रहेगी कि इलेक्शन को कम्युनल लाइन पर पोलराइज कर दें या इलेक्शन को जातिवाद पर पोलराइज कर दें। इसी कोशिश में ये राग अलाप रहे हैं। मैं इसका भी जवाब नहीं देना चाहता हूं, मैं इसका जवाब इनको 7 तारीख को दूंगा। ठीक है, मैं आप दोनों का शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। और मैं अब आप दोनों के जो रिमार्क्स है उस पर अमित जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। अमित जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है, बिहार में या किसी भी रियासत में जब इलेक्शन होते हैं तो क्या असेंबली इंतखाबात में वहां के जो मकामी मसाइल हैं, एक असेंबली हल्के के जो मकामी मसाइल हैं या एक जिले में जो मकामी मसाइल हैं, क्या वो मसाइल अहम होते हैं या फिर दूसरे मसाइल अहम होते हैं? मेरा पहला सवाल ये है। और आप इन दोनों लीडरों के दावों को, जो एक एनडीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं असफर शम्सी साहब और अनवर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं अजीम इत्तेहाद यानी महागठबंधन को, इन दोनों लीडरों के दावों में आप क्या महसूस कर रहे हैं कि कौन सच के करीब है? देखिए, जब भी चुनाव होता है तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो स्थानीय मुद्दों को लेकर होना चाहिए।
लेकिन जो उस जगह के साथ साथ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय या राज्यकीय मुद्दों पर भी चुनाव होता है। और जो भी व्यक्ति वोट डालने जाता है वो पहले ये सोचता है कि आने वाले समय में कौन सा व्यक्ति मेरे राज्य का मुख्यमंत्री होगा या देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। तो इसलिए ये दोनों मुद्दे लगभग बराबर चलते हैं। और कहीं ना कहीं कि कौन सी सरकार या कौन से संगठन की सरकार पूरे राज्य के लिए अच्छी होगी या राष्ट्र के लिए अच्छी होगी, ये सारे मुद्दे चुनावों में रहते हैं। तो इसलिए लोकल मुद्दों के साथ साथ राजकीय और राष्ट्रीय मुद्दे भी जो वोटर हैं उनके मन में रहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर लीडर अच्छा होगा, पार्टी अच्छी होगी, तभी उनको ऐसा उम्मीद लगती है कि हमारे लोकल मुद्दों का भी निदान हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हर चुनावों में चलती आई हैं। रही बात तो दोनों ही पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं, और चूंकि वो पार्टियां हैं तो उनको दावे करने भी चाहिए। और जब तक एक एक वोट गिर नहीं जाता तो सारी की सारी पार्टियां अपने प्लस पॉइंट लोगों के बीच में लेके जाती है, जो कि सामान्य सी बात है और लेके जाना भी चाहिए। लेकिन वोटर जो है, वोटर की मानसिकता में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। वो अब इन पार्टियों के दावों पर नहीं जाती है, वो चौक चमक पर भी नहीं जाती है। कहीं ना कहीं जब वो वोट करने के लिए निकलते हैं तो वे मन बनाकर निकलते हैं कि वो किस नेता के पक्ष में और किस पार्टी के विपक्ष में वोट करने जा रहे हैं। तो वर्तमान में भी बिहार में वही देखने को नजर आ रहा है। अभी जी एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ 71 सीटों पर, हम सब ये जानते हैं कि कोरोना के दौर में इंतखाबात हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे कि जो इस डर से कि पता नहीं कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, वो बूथों तक नहीं गए होंगे। इस पे कोई दो राय है नहीं। लेकिन फिर भी पहले दौर का इंतखाब का जो फीसद है, जो परसेंटेज है, वो 2015 के फर्स्ट फेज के परसेंटेज से थोड़ा ज्यादा है। इसके गुज़िश्ता जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था उसके परसेंटेज से भी थोड़ा ज्यादा है। तो ये बढ़ा हुआ फीसद क्या बता रहा है कोरोना के डर के बावजूद? देखिए, यानी कोरोना का डर लोगों के मन में तो है ही, लेकिन लगभग हर किसी ने अपना सामान्य जीवन शैली शुरू कर दिया है और सड़कों पर लोग एहतियात के साथ निकल भी रहे हैं। और चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरों का इलाका हो, लोग एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन जब भी ऐसा माना जाता है, जितने भी चुनावी पंडित हैं, कि अगर लोग जरूरत से ज्यादा, यानी आपने 2015 यानी जो पिछले चुनाव की भी बात की और राष्ट्रीय चुनावों की भी बात की, तो अगर लोग थोड़े से ज्यादा निकलकर बाहर आ रहे हैं तो कई बार ये माना जाता है कि इस बार हो सकता है लोग बदलाव के लिए वोट करें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उसी ही सरकार को दोबारा भी चुनते हैं, ऐसा भी नजर आया है। लेकिन ज्यादातर प्रतिशत ऐसा रहा है कि जब जरूरत से ज्यादा लोग, और वो भी कोरोना के हालातों में बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि क्या पता वो बदलाव चाहते हैं, इसलिए घरों से बाहर कोरोना के हालात में भी, मजबूरी में भी, लेकिन बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वो सरकार बदल देना चाहते हैं। लेकिन ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। बिल्कुल 10 तारीख को पता चल पाएगा। इस बीच मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर दूं परसेंटेज, जो 3 बजे तक का कुछ परसेंट हमारे पास अभी आया है। हालांकि वो अभी आ ही रहा है, बल्कि ये 2 बजे तक, माफ कीजिएगा, 2 बजे तक का जो फीसद आया है कुछ जगहों से, वो है बीहपुर का है 44.9%, गोपालपुर का 46.8%, ये 2 बजे तक का है। पिरपैती का 45.3%, भागलपुर का 34%, यहां वोट कम पड़े हैं। नाथनगर का 41%, ये 2 बजे तक का परसेंटेज है कुछ जगहों से जो हमारे पास आपने शेयर किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फीसद यानी 45.9 यानी 45% 2 बजे तक में है, ज्यादातर 45, 46 और 45, भागलपुर 34%। ये भागलपुर का ये वोटिंग परसेंटेज असफर शमसी साहब क्यों डाउन हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है? भागलपुर में सिर्फ 34% वोटिंग 2 बजे तक दर्ज हुई है, जबकि बाकी जगहों पर 45, 46 तक फीसद दर्ज हो चुकी है। असफर साहब कैसे देखते हैं इसे? देखिए, वो स्पीड अप होगा। होता क्या है कि शुरू में और खास करके टाउन में लोग आराम से वोट करने निकलते हैं, तो वो भी आगे बढ़ेगा। जिस तरह से लोगों में एंथुसिज्म है और जोश है और वो डेवलपमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं जी। यानी जो लकीर डेवलपमेंट की और तरक्की की एनडीए सरकार ने और हमारे मकबूल वजीर आजम प्रधानमंत्री की अगुवाई में
बिहार भी आत्मनिर्भर बना है, तो नेचुरल है कि वो इसलिए वोट ऑफ परसेंटेज ओवरऑल बढ़ा है। जहां तक शहरों की बात है तो शहरों में लोग आराम से निकलते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, और मैं फिर आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं कि जो भी अभी तक घर से नहीं निकले हैं वो जरूर अपने बूथों पर जाएं। हम लोग तो यहाँ तक कहे थे कि भाई पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि आप पहले अपना वोट कीजिए। और शहर में भी जो आप 2 बजे तक का डाटा है, मुझे पूरा यकीन है कि ये आगे जाते जाए। कभी कभी बैटिंग शुरू स्लो होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में हार्ड हिटिंग बैटिंग होने लगती है, और हार्ड हिटिंग में जब बैटिंग होती है तो मैच लोग जीत जाते हैं। इसलिए मुझे पूरी यकीन है कि जो 2015 में चुनाव हुए थे, 2019 में चुनाव हुए थे, और आज इस कोविड-19 में भी सारे पैरामीटर्स को जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, उसका पालन करते हुए उस पैरामीटर का लोग वोट के लिए निकले हैं और वोट को काफी उत्साह में दे रहे हैं। ये इसका परिणाम है कि 15 और 19 के मुकाबले ओवरऑल जो रेशियो है बिहार का वो बेहतर होगा, और तभी लोग बेहतरी से वोट करते हैं जब उनको यकीन होता है कि जो हमने डेवलपमेंट किया है, जो हमने तरक्की की है, इस तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाए। अनवर हुसैन साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, अब जरा बात करते हैं। अमित जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल यहाँ पर मुद्दे के तौर पर उभर कर सामने आया है बहुत ज्यादा, जो पहले दौर में भी देखा गया कि एक तरफ से एक पार्टी ने यह कहा कि हम पहली ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे अगर हमें मौका मिला। जवाब में बात आई 19 लाख नौकरी की। तो क्या अमित जी ऐसा लगता है कि इस बार के इलेक्शन में बिहार में कहीं ना कहीं फोकस मतदाताओं के जहन को भी देखते हुए पार्टियों ने थोड़ा फोकस किया है रोजगार के मामले पर? पार्टियों ने थोड़ा फोकस किया है, और इस वजह से भी किया है क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां गई हैं, और जिस तरह से कई दूसरे शहरों से या महाराष्ट्र से मुख्य तौर पर प्रवासी मजदूर, जिसमें कि यूपी बिहार के ज्यादा थे, वो वापस लौटकर अपने घरों में, अपने गांवों में आए हैं। ये महाराष्ट्र से नहीं लौट कर आए थे, ये गुजरात से भी लौट कर आए थे, ये कर्नाटक से भी लौट कर आए थे, ये तमिलनाडु से भी लौट कर आए थे, ये उड़ीसा से भी लौट कर आए थे, ये बंगाल से भी लौट कर आए थे। जी, हर जगह से लौट के आए थे। मैंने ये भी बोला, या मैंने बोला मुख्यतः। हाँ, तो खैर, क्योंकि प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं, तो इसलिए जो पार्टियां हैं उनको भी पता है कि इस बार रोजगार के मुद्दे पर अच्छी खासी डिबेट भी होगी, और लोगों की उम्मीद भी है, क्योंकि कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। वो अच्छे आर्थिक अवसरों के मामले में ही अपना घर छोड़ के एक प्रदेश से दूसरे राज्य में जाता है। तो अब इतने सारे लोग जो वापस बिहार आए हैं, तो जो भी सरकार आएगी उसके सामने मुख्य मुद्दा होगा कि इनको रोजगार कैसे दिया जाए, और अगर अच्छा रोजगार मिलेगा तो इनमें से कोई भी अपना गांव या घर छोड़ेगा नहीं। तो इसी वजह से दोनों ही पार्टियां, दोनों गठबंधन लगे हुए हैं मतदाताओं को रिझाने के लिए भी, और उसमें उम्मीद ये भी है कि युवा मतदाता ज्यादा है, और जो लोग वापस घर आ गए हैं वो गए नहीं हैं, तो शायद वोटिंग परसेंटेज उससे भी बड़ा है इस बार के चुनावों में, और वो चाहते हैं कि उनको नौकरी अपने ही घर के आसपास मिले। तो ये मुख्य मुद्दा रहने वाला है, जो भी सरकार। तो अमित जी, अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि किसी भी प्रदेश में विकास का पैमाना क्या होता है? क्या विकास का पैमाना यह होता है कि किस प्रदेश से कितने ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी करने के लिए, और फिर जरूरत पड़ने पर वहां से उन्हें खाली करके वापस आना पड़ता है? क्या यह विकास का पैमाना है? क्या 15 साल में यह तस्वीर बदलनी नहीं चाहिए थी कि ज्यादातर मजदूर जो बिहार, यानी कि बिहार एक ऐसी जगह, एक ऐसी फैक्ट्री बनकर रह गया है कि जो मजदूर सप्लाई करता है पूरे देश में, और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है? क्या यह विकास का पैमाना है? क्या यह विकास की तस्वीर है? बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि पहले हम लोग बात करते थे बिहार के जंगल राज की, और उस समय एक ऑब्वियस था कि बिहार में रोजगार नहीं था, इसलिए लोग बाहर जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के भी 15 सालों में वो तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई नजर नहीं आई, और लगातार लोगों का पलायन होता रहा। तो रोजगार के अवसर जितने 15 सालों में नीतीश कुमार जी को उपलब्ध कराने चाहिए थे, उतने उन्होंने नहीं कराए, और कोरोना काल में मुझे लगता है कि वो और भी ज्यादा एक्सपोज हो गए, क्योंकि इतने सारे मजदूर बिहार लौटकर आए हैं, और उसके बाद
बिहार की सरकार ने दोबारा से उनको री एंगेज करना था, लेकिन जिस कदर पे उनको करना चाहिए था मेरे ख्याल से वो नहीं कर पाए, और उसी वजह से जनता में आक्रोश भी है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जी इस बार नौकरियों की ही घोषणा कर रहे हैं अपने चुनावों में। जी, तो नीतीश कुमार भी नौकरियों की घोषणा कर रहे हैं। असफर शम्सी साहब, क्या इससे ये पता चल रहा है कि बिहार की अवाम, हम अवाम तो नहीं कहेंगे चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र में अवाम कम वोटर ज़्यादा होते हैं, तो क्या बिहार के वोटर को नौकरी की तलब है ज़्यादा? क्या ये महसूस किया जा रहा है और शायद इसलिए दोनों दलों से, दोनों गठबंधनों से नौकरी को लेकर बातें की जा रही हैं? देखिए, कोरोना काल में जो लोग भी आए बिहार, पहली बात यह है कि उनको लाने के लिए 1,500 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन चली, बसेस चली, वो यहाँ आ गए। हमारे वजीर आजम ने छठ तक, यानी कि लॉकडाउन पीरियड से लेकर के ये नवंबर तक सारे लोगों को 5 किलो चावल, गेहूं, इस तरह का उनको दिया कि उनको खाने की समस्या नहीं। दूसरी बात कि वो जिस तरह से पुश एंड पुल के द्वारा, यानी 15 साल पहले जो यहाँ से मजदूर चले जाते थे, चाइल्ड लेबर चले जाते थे, अब जब हमने आत्मनिर्भर बिहार की बात की और देश के आत्मनिर्भर बिहार की बात की, और जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि मुद्रा योजना के तहत जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, उस इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं वो अपना उद्योग करेंगे। बिहार के अंदर बहुत संभावनाएं हैं जी, और वो संभावनाएं ये हैं कि जिस तरह नीली क्रांति, मछली उद्योग, हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ मखाना पूरे देश का 83%, 83% उत्तर बिहार में होता है, फूड प्रोसेसिंग। या लेकिन उस संभावना का नतीजा क्या हुआ असफर साहब, आप ये नहीं बता पा रहे हैं। संभावना मछली की है, संभावना मखाना की है, मखाना इंडस्ट्री का आज क्या हाल है? वहां पर लोग उस इंडस्ट्री में पैसा लगाने से कतरा रहे हैं, उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। को तो स्टेबल करने के लिए, उसी और कितने साल चाहिए जनाब के लिए और बढ़ाने के लिए, और उसी कंटेस्ट में मैंने कहा कि मुद्रा योजना जो आत्मनिर्भर बिहार की बात है, जो लोग आए हैं, अब जैसे मिनिमम वेजेस मनरेगा में था, पहले कम था, इस लॉकडाउन पीरियड में मिनिमम वेजेस में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को दिया गया, उनकी बढ़ोतरी की गई। तो नेचुरली जो ये यहाँ से जाते थे, अब वो स्थिति नहीं होगी। अब बिहार के लोग भी रोजगार देने वाले होंगे, और इसमें मील का पत्थर साबित होगा मुद्रा योजना। जब लोग खुद रोजगार करेंगे, मैंने जो कहा नीली क्रांति, उसके लिए कितना पैसा दिया गया है। मतलब स्टेट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है असफर साहब, रियासत की हुकूमत का कोई रोल नहीं है, सिर्फ जो मरकज की हुकूमत जो स्कीम बनाएगी उसी से बिहार के लोगों की तरक्की हो जाएगी। स्टेट का फिर जरूरत क्या रह गई? देखिए, एक बात और सुनिए, 2014 के पहले जो कांग्रेस की हुकूमत और कांग्रेसी कल्चर की हुकूमत थी, तो वो विकास वो नहीं कर पा रहे थे। अब डबल इंजन में जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो ये दोनों मिलकर, यानी उनकी योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। वो तो करते ही नहीं थे, केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार करती ही नहीं थी। तो आज कम से कम जो डबल इंजन की सरकार है, 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे तो बिहार में तरक्की हुई है, और तरक्की का ही ये पैमाना है। अगर मान लीजिए कि हम 7 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, तो ये 7 लाख नौकरियां बिहार में मिली हैं, ये साफ है, ये स्पष्ट है, इसमें कोई फनबट नहीं है। उनके 15 चलिए, आपके ये दावे जो हैं उसको बिहार की आवाम कितना मान रही है कि आपने कितनी नौकरियां दी हैं, कितनी संभावनाओं को आपने हकीकत में बदला है? अगर 15 साल के बाद भी संभावनाओं की बात होती रहे तो फिर हकीकत को आने में कितने साल लगते हैं? अमित जी से इस पर मैं टिप्पणी लूंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं।